जानकारी दे देते हैं अपने दर्शकों से। एक और बड़ा खुलासा जो दिल्ली ब्लास्ट केस में हुआ है, खुलासा ये है कि धमाके के वक्त तुर्की पाकिस्तान से कॉल आए थे। जो खबर मिल रही है, जो जानकारी मिल रही है वो ये कि तुर्की और पाकिस्तान से कॉल आए थे। लाल किला इलाके में तुर्की पाकिस्तान से 68 कॉल आए थे। सभी 68 मोबाइल नंबर की इस वक्त जांच की जा रही है। तो जो बार बार एक जहन में प्रश्न आता है ना कि 3 घंटे क्या कर रहा था वो पार्किंग में बैठकर उमर, क्या कहीं से कोई कॉल आने वाला था, क्या कोई हैंडलर है जो बाहर कहीं दूसरे देश में बैठा हुआ था, जो सारे के सारे इस ऑपरेशन पर नजर रखे हुए था, इस कारनामे पर नजर रखे हुए था। और फाइनली कॉल आने के बाद उसने अपनी गाड़ी 6:22 पर निकाली और फिर 6:52 पर यहाँ आता है और बहुत तेज धमाका सुनाई पड़ता है और लोग परेशान होते हैं, दहशत में आ जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। ये तुर्की और पाकिस्तान से इस पूरे इलाके में 68 कॉल आना कनेक्शन हो सकता है। तुर्की पाकिस्तान से इस इलाके में उस दिन घटना के पहले 68 कॉल आना बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इत्तेफाक नहीं है। अगर आप उस बमर को देखें तो जितने घंटे वो पार्किंग में खड़ा रहा, हो सकता है अपने मास्टर से वो इंस्ट्रक्शंस ले रहा हो इनक्रिप्टेड मेथड से, उसके पर कुछ ऐसे सेफ ऐप रहे हों जिन एप्लीकेशन के थ्रू वो चैट कर रहा हो, तो निश्चित रूप से वो उनसे इंस्ट्रक्शंस ले रहा होगा कि अभी सिचुएशन ये है, मुझे क्या करना चाहिए। और 68 कॉल आना, मुझे तो लगता है 68 कॉल का जब एनालिसिस होगा, फोरेंसिक एनालिसिस, इसको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसके डेटा निकालेगी, उसके बाद इसके फर्दर कनेक्शन निकलेंगे, इसके इंडिया कनेक्शन भी निकलेंगे, इसके इंटरनेशनल कनेक्शन भी निकलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी तस्वीर परपेट्रेटर्स के खिलाफ उभर के आएगी, जिन्होंने इसको कॉन्स्पायर किया है, जिन्होंने इस पूरे अटैक और मॉड्यूल को शेप अप किया है और जिन्होंने 10 तारीख को इसको एग्जीक्यूट किया है। और मुझे लगता है ये टेलीफोन कॉल भारत के और भी तमाम जगहों से कनेक्शन निकालेंगे। सिग्नल ऐप का इस्तेमाल करते थे बातचीत कर 100% ये सिग्नल होगा या टेलीग्राम होगा या अब अभी और बहुत सारे सिक्योर्ड मोड आ गए हैं जिनके थ्रू ये लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर सिग्नल का यूज कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सर्वर से ये डिटेल लेगी, एविडेंस के तौर पे लाएगी और जिन्होंने किया है वो एक्सपोज होंगे, 100% एक्सपोज होंगे। ये एविडेंस निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि सारे सर्वर फॉरेन में हैं, वहाँ से डाटा आने में टाइम लगता है, 15 दिन महीना दिन भी लग जाता है। उसके लिए कोशिश हो रही होगी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री के लेवल पे भी हो रहा होगा, इंटरनल सिक्योरिटी लेवल पे भी हो रहा होगा और जो इंटरपोल के रूप में हो रहा होगा। तो इस पे बहुत ही सीरियस काम चल रहा होगा और कोई बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर उभर के आएगी जो कि हमें आने वाले टाइम में भारत के अंदर टेरर मॉड्यूल के ये पूरे कंप्लीट नेटवर्क का एक बड़ा ही क्लियर पिक्चर बन के आएगी, जो हमारे लिए बड़ा सहायक सिद्ध होगा और पाकिस्तान को भी एक्सपोज करने में ये बड़ा एक तरह से हैंडी होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसन शेख। क्या बताइए, कुछ ब्लास्ट आपने सुना था, ब्लास्ट की आवाज सुनी थी, क्या क्या जानकारी मिल रही है आप लोगों को? जानकारी मैम बस यही है कि उम्मीद है दिल्ली सरकार से कि इंसाफ, जो लोग इनके हुए हैं यहाँ पर जिनको नुकसान पहुँचा है उनको इंसाफ मिल जाए, बहुत वैसा मामला है। अच्छा, ये बताइए, इस इलाके के रहने वाले हैं आप? अच्छा, यहाँ आते जाते रहते हैं? जी, मैं सामान लेने आता हूँ अक्सर यहाँ पर। जी जी। ये बताइए, कभी सोचा था कि इस जगह पर ऐसा कुछ हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मैम। यहाँ पर तो यह है कि रश रहता ही है, आना जाना लगा ही रहता है लोगों का, तो बहुत वैसा मामला है। दिल्ली सरकार से हमें बहुत उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। कितनी भीड़ रहती है यहाँ पर अमूमन? अमूमन भीड़ रहती है यहाँ पर, और अभी भी देख लो, अभी पार्किंग वही रोड फिर दोबारा लगना शुरू हो गया यहाँ पर। कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया था लेकिन फिर वही सिस्टम शुरू हो गया है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए कि जो ये पार्किंग अनऑथराइज लगी हुई है इसको भी यहाँ से हटना चाहिए। अच्छा, ये फिदायीन हमलों के बारे में आपने सुना है? ये इतनी हिम्मत आ जाना कि खुद को उड़ा लेना, ये इसके बारे में आप लोग जानते हैं? हाँ। एक्चुअली इनका माइंड मेकअप ही ऐसा कर दिया जाता है मैडम, तो ये कुछ सोचते ही नहीं है। दिक्कत इनके थोड़ा सा जो इनको पढ़ाया जाता है उसके हिसाब से कर देते हैं। ये जो लोग खुद को उड़ा लेते हैं, जनता क्या सोचती है उनके बारे में? क्या नाम है सर आपका? गणेश चतुर्वेदी। बताइए, उमर नाम के शख्स ने यहाँ खुद को उड़ा लिया। चतुर्वेदी साहब, क्या सोचते हैं आप फिदायीन हम लोग, कैसे लोग होते हो? अरे सब बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत गलत लोग हैं ये सब। जी, धमाके के बारे में सुना, इस इलाके में कितनी भीड़ अमूमन रहती है? अमूमन आते हैं आप यहाँ? नहीं, हम तो यहाँ के रहने वाले नहीं, हम तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ भीड़ कितनी दिख रही है आपको? भीड़ तो बहुत अधिक है। बहुत अधिक है? जी, बहुत अधिक भीड़ है। इतनी भीड़ वाले इलाके को चुनना, आपका नाम क्या है? धीरेन्द्र पांडे। अच्छा पांडे जी, आप बताइए, कितनी भीड़ यहाँ पर अमूमन? बहुत जबरदस्त भीड़ हमेशा रहती है, हमेशा रहती है। और उसने जो ब्लास्ट किया
वो तो अपने उद्देश्यों की पूर्ति किया, उसका जो काम करना था वो किया। हालांकि ये लोग नहीं कह सकते हैं भटका हुआ है या अशिक्षित है, शिक्षित है, पूर्ण शिक्षित है, इससे बेटर कोई डिग्री नहीं हो सकती है, लेकिन वो कार्य किया। शिक्षित होने के बाद खुद को उड़ा लेना, फिदायीन बन जाना, इसके बारे में क्या सोचते हैं? उसका अपना जो उद्देश्य था, जो बचपन से जो चीज़ पढ़ता आया है, जो शिक्षा लिया है, वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा था। और वो शिक्षित होने के बाद भी ये चीज़ों को भूल नहीं पाया कि हमारे उद्देश्य क्या है। अब जो भी उद्देश्य है उसको हम और क्लैरिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसने अपने उद्देश्यों की पूर्ति किया। अब देखिए सर, ये सोच लेना जो आम जनता कह रही है, ये सोच लेना कि इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में कोई फिदायीन हो सकता है, या यहाँ शिक्षित लोग जो कह रहे हैं, आपने सुना, इनके जहन में सबसे पहला यही एक थॉट आ रहा है कि शिक्षित लोग भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा यकीन नहीं होता है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, ये एक न्यू नॉर्म आया है सामने, जहाँ पर कि ये नहीं कि गरीब फैमिली का था, ऐब नहीं था, दलित था, पिछड़ा हुआ था, उसके कारण उसने ये हथियार उठा लिए या बम बना दिया। एक गरीब परिवार का आदमी जिसको गवर्नमेंट का वजीफ़ा मिला, जिसने गवर्नमेंट के कॉलेज में अपनी पढ़ाई लिखाई करके एक डिग्री हासिल करी, उसके बाद स्पेशलाइजेशन करी, उसके बाद में 3-4 लाख रुपए महीने की नौकरी कर रहे हैं, तो वो तो गरीब नहीं हो सकता ना। तो उसका मोटिवेशन क्या है? उसका मोटिवेशन है वो रेडिकलाइजेशन, जिसके अंदर उनको ब्रेन वॉश किया गया है कि आपके मजहब में क्या है, आप भी हैं, आपका जो वो खुदा है सबसे अव्वल है और सारे काफिर हैं, आप काफिर को मारिए। ये जो माइंड सेट है एक सेकुलर मुल्क के अंदर, जहाँ पे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं, उसके अंदर आप ये अलग अलग धर्म को लेके चलेंगे तो ये कभी भी किसी के लिए ठीक नहीं रहेगा। लेकिन इनका जो ब्रेन वॉश हुआ उस समय से चालू हुआ, 1990 के दशक से रेडिकलाइजेशन ISA के द्वारा, मदरसों के द्वारा, मस्जिदों में, तो वो लगातार करके आज वो पढ़े लिखे बन गए और उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया इस कांड को अंजाम देने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ा लिखा होना ना होना एक चीज़ है, और रेडिकलाइज हो जाना, अपने ही चीज़ को समझना यही ठीक है और सब बेकार हैं या और उसके काबिल नहीं है, ये गलत सोच है। आज की दुनिया में पूरा हम बोलते हैं द वर्ल्ड इज़ अ विलेज, द वर्ल्ड इज़ अ विलेज। तो अगर आप सब एक एक मजहब को लेके चलेंगे तो दुनिया में आप कैसे इकट्ठा रह पाएंगे आप? तो ये सोचना पड़ेगा हमको, हमारे इंटेलिजेंसिया को, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो रिलीजियस टीचर हैं, हमारे जो मौलवी हैं, जो पंडित हैं, जो हमारे ग्रंथी हैं, उनको सोचना पड़ेगा आप अपने अवाम को क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं आपको। आज के दिन में, आज की 21वीं सदी में अगर आप वही हज़ारों साल पीछे की मानसिकता रखना चाहते हैं तो आपका क्या होगा? कोई फ्यूचर नहीं है आपका। आप पैदा होती है अपने आप को मार लीजिए, आप जल्दी चले जाइए खुदा के पास। एक बात जो बैल सर आप भी हमेशा कहते हैं और तमाम हमारे जो सुरक्षा एजेंसियों के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई आम लोगों को अलर्ट होना होगा। अब आम लोग कितने अलर्ट हो पा रहे हैं इस हमले के बाद, या आम लोग इस हमले के बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या नाम है आपका आंटी? आंटी क्या नाम है? मेरी मीनाक्षी पांडे। मीनाक्षी जी बताइए, ये हमले के बाद अब लोग कहते हैं कि आम लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए, आप लोग अलर्ट हैं? अब इतनी पब्लिक में कैसे अलर्ट हो जाए? ये बताइए, हम कैसे इनको पहचान पाएंगे? ये क्या कुर्ती के अंदर रखे हैं, पहले आप बताइए। वो अपने अंदर उसको जागृत होना चाहिए कि हम क्यों मरे, हुनर के पास क्यों जाए? जो ये सब बोलते हैं हमको 100 हुनर मिलेगी, क्यों जीते जी अपनी प्राण को त्यागी? ये अल्लाह नहीं बोले हैं, नहीं भगवान बोले हैं कि तुम अपनी जान को अपनी त्याग दो, दूसरों के प्राण को खाओ, ये नहीं बोले हैं। तो कैसे हम इनको समझ सकते हैं कि अंदर क्या रखे? ये बताइए, जब हम घर में कमरा देते हैं तो कई बार वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, ये करवाते हैं, हम भी देते हैं, तो हम उसको आधार कार्ड लेते हैं, उसको अब पहले ये पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं, किस जगह रहते थे, उसके बारे में नॉलेज लेते हैं कि तुम कैसे हैं। कोई ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी देखी वहाँ पे, जो सस्पिशियस एक्टिविटी, रात को आना जाना, बड़ा सामान आ रहा है जा रहा है, तो वो सस्पिशियस एक्टिविटी अगर आप रिपोर्ट करेंगे तभी पुलिस को पता चलेगा ना यहाँ पे कोई गलत काम हो रहे हैं। और ये सस्पिशियस एक्टिविटी सिर्फ फर्स्ट लाइन डिफेंस तो आप ही है की है ये चीज़ कि ये चीज़ यहाँ क्या पड़ा हुआ है, इसको हम उसको ध्यान से रख देखें और आम पब्लिक को इसको सचेत करें कि हाँ देखो ये क्या चीज़ है, चाहे बस हुआ चाहे रोड हुआ। लेकिन ये बातें जो मानव बम बन के आ रहे हैं उनको हम कैसे पहचान पाएंगे? ये जो मानव बम वाले लोग हैं इनका किस हद तक दिमाग खाली किया जाता होगा? क्या तो मानव बम को कैसे पहचान पाएंगे? कैसे नहीं, इनकी जो हरकतें हैं देर से आने से सर अभी कह रहे हैं, जब तक मदरसा नहीं बंद होगी तब तक ये इंडिया में ऐसे बम विस्फोट होता रहेगा। कितनी पब्लिक जाग जाएगी? तो अभी हम चांदनी चौक से आ रहे हैं, हम कैसे पहचान पाएंगे कौन कैसा है?